जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आपके सामने फिर से एक बार पेश हूं हिंदी के एक प्रैक्टिस सेट के साथ। दोस्तों, बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा। तो पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, फूल हंसे कलियां मुस्काई निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों। फूल हंसे कलियां मुस्काई निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। हमारे सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन को आपको ध्यान से देखकर बताना है कि हमारा इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा। ऑप्शन ए है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी है उपमा अलंकार, ऑप्शन सी है मानवीकरण अलंकार, ऑप्शन डी है यमक अलंकार। बताइए दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो दोस्तों, इन पंक्तियों में जो अलंकार है वो अलंकार है मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। ये तो मैंने आपके लिए बता दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये तो आपने लगा दिया, हमें कैसे पता चलेगा। आपके लिए बताता हूँ मैं। जब भी प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार। जहां पर प्राकृतिक वस्तुओं या चीजों में, प्राकृतिक वस्तुओं में जब मानवीय भावनाओं का वर्णन हो वहां पर कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? मानवीकरण अलंकार। जैसे इस पंक्ति में दिया है फूल हंसे कलियां मुस्काई। यहाँ पर फूल के हंसने के बारे में बताया गया है और ये क्या है? मानवीय भावना है। क्या है दोस्तों? मानवीय भावना है। इसलिए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? मानवीकरण अलंकार होगा। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 डैश पैदल चलना आसान नहीं है, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। मतलब आपके लिए इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसमें भरना है और वाक्य को पूरा करना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कोस, दूसरा भी ऑप्शन कोस और तीसरा भी ऑप्शन है कोस, ऑप्शन डी है जल। क्या 10 जल पैदल चलना आसान नहीं है? ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, ये तो गलत है ही। आपने देखते ही बता दिया होगा, ऑप्शन चौथा गलत होगा, ऑप्शन डी गलत है। अब हमारे पास तीन तरह के कोष बचते हैं, जिसमें एक छोटा सा यूज हुआ है और एक में सा से षटकोण वाला और एक में बड़ा सा यूज हुआ है। और आपके लिए इन तीनों ऑप्शन में से चुनना है कि इनमें कौन सा कोष सही होगा। 10 कोस पैदल चलना आसान नहीं है। आपके लिए ये तो पता चल गया इसमें कोस ही आएगा, पर कौन सा कोस आएगा बताइए दोस्तों। जल्दी चुनिए इनमें से और वाक्य को पूरा कीजिए। तो दोस्तों, इस कोस का अर्थ होता है आवरण। क्या होता है दोस्तों? आवरण। क्या 10 आवरण पैदल चलना आसान नहीं है? ये भी ऑप्शन क्या होगा हमारा? गलत। इसका कोई सेंस ही नहीं बनना है। 10 आवरण पैदल चलना आसान नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या होगा? गलत। अब हमारे पास दो ऑप्शन रह जाते हैं। ऑप्शन बी है दोस्तों, इस कोष का अर्थ होता है धन संचित करने का स्थान। क्या अर्थ होता है दोस्तों? धन संचित करने का स्थान। इसको भी हम भर के देख लेते हैं, क्या यह वाक्य ये सेंस पूरा कर रहा है? तो इसका क्या होगा अर्थ? 10 धन संचित करने का स्थान, पैदल चलना आसान नहीं है। ये भी पूरा नहीं हो रहा है, सेंस नहीं बनना है, कोई भी भाव नहीं निकल रहा है, अर्थ नहीं बनना है इसका, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। अब हमारा सिर्फ एक ही कोष रह जाता है और यही इस वाक्य में भरा जाएगा, इस डैश में भरा जाएगा, खाली जगह में। और इस कोष का अर्थ होता है लगभग 2 मील के बराबर एक नाप।
इसको भी भर के देखते हैं। वैसे यही हमारा आंसर होगा। 10 लगभग 2 मील के बराबर एक नाप पैदल चलना आसान नहीं है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोस। यही कोस सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा। आपके लिए कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शंस को देखकर बताइए कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। कर्ता शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है करने वाला। करने वाला। कर्ता शब्द का अर्थ क्या होता है? करने वाला। तो इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? करने वाली। जो हमारा ऑप्शन है सी। सी का अर्थ होता है करने वाली, कर्त्री, करने वाली। और कर्ता शब्द का अर्थ होता है करने वाला, जिसका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा कर्त्री, जिसका अर्थ होता है करने वाली। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगला प्रश्न है साथियों, सौभाग्य शब्द का विलोम चुने। आपके लिए सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द बताना है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन में से बताइए सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है अभागा, ऑप्शन बी है अभाग्य, ऑप्शन सी है कुभाग्य, और ऑप्शन डी है दुर्भाग्य। आपके लिए इन ऑप्शंस को देखकर बताना है कि सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। दोस्तों जो सौभाग्य शब्द का अर्थ होता है वो होता है अच्छा भाग्य या अच्छी किस्मत। अच्छा भाग्य। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बुरा भाग्य, बुरी किस्मत, जो आपके ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी में जो शब्द है वो है दुर्भाग्य, जिसका अर्थ होता है बुरा भाग्य। बुरा भाग्य या बुरी किस्मत। और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुर्भाग्य मतलब बुरा भाग्य। ऑप्शन जो सी है दोस्तों कुभाग्य, ये इसका समान अर्थ रखने वाला शब्द है। बोल सकते हैं ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसका भी अर्थ होता है अच्छा भाग्य। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, चोटी का पसीना एड़ी तक आना इस कहावत का अर्थ है। आपके लिए बताना है चोटी से एड़ी तक पसीना आने की कहावत का अर्थ बताना है आपके लिए कि इस कहावत का क्या अर्थ होगा। बताइए दोस्तों, आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए चोटी का पसीना एड़ी तक आना कहावत का क्या अर्थ होगा। तो दोस्तों आप लोग एक बात बताइए, चोटी का पसीना एड़ी तक कब आता है? जब हम लोग अधिक मेहनत करते हैं, अधिक परिश्रम करते हैं। इसलिए इस कहावत का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कड़ा परिश्रम करना। और इस कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा? कड़ा परिश्रम करना। जब हम अधिक मेहनत करते हैं तभी हमारा चोटी से लेकर, जो सिर से लेकर माथे से लेकर पसीना कहाँ तक आ जाता है? एड़ी तक आ जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में आपके लिए अलंकार बताना है कि कौन सा इस पंक्ति में अलंकार होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उत्प्रेक्ष अलंकार, ऑप्शन बी है रूपक अलंकार, ऑप्शन सी है उपमा अलंकार, और ऑप्शन डी है अतिशयोक्ति अलंकार। आपके लिए इस पंक्ति को ध्यान से पढ़ना है और बताना है आपके लिए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। बताइए दोस्तों जल्दी। तो दोस्तों इस पंक्ति में जो अलंकार होगा वो होगा रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? रूपक अलंकार। ये तो मैंने आपके लिए बता दिया। अब आप लोग कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों इसके लिए पहचानने की एक ट्रिक होती है।
यहाँ पर जो आपके लिए योजक चिन्ह दिख रहा है, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाए और उसमें योजक चिन्ह भी आए, ये योजक चिन्ह होता है दोस्तों, योजक चिन्ह आए, किंतु योजक चिन्ह आए पंक्ति में, जब योजक चिन्ह आए किंतु उसके पीछे सा सी से नहीं आए, तब वहां पर कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? रूपक अलंकार होगा। जहां पर एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाए और उसके साथ योजक चिन्ह आए किंतु उसके पीछे जब सा सी से नहीं आए, तब वहां पर हमारा कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? रूपक अलंकार होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके लिए ये बात जरूर समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम सभी को अपनी डैश साफ रखनी चाहिए। आपके लिए इनमें से एक उचित शब्द चुनना है और इस खाली जगह में भरना है। हमारा जो वाक्य है वो वाक्य है, हम सभी को अपनी डैश साफ रखनी चाहिए। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपके लिए बताना है हमें इस खाली जगह में कौन सा शब्द भरना है। पहला ऑप्शन है नियत, क्या हम सभी को अपनी नियत साफ रखनी चाहिए। ऑप्शन बी है हम सभी को अपनी नियत साफ रखनी चाहिए। ऑप्शन सी है हम सभी को अपनी नियत साफ रखनी चाहिए। ऑप्शन डी है हम सभी को अपनी दिल साफ रखनी चाहिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा? बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए। तो दोस्तों इस खाली जगह में जो शब्द आएगा वो आएगा नियत। क्या आएगा दोस्तों? नियत, जिसका अर्थ होता है इरादा, जिसका अर्थ होता है इरादा। हम सभी को अपनी नियत साफ रखनी चाहिए, जो हमारा ऑप्शन बी है, जिसका अर्थ होता है इरादा। पहला ऑप्शन है हमारा ए। इस ऑप्शन पे भी देख लेते हैं, जिसका अर्थ होता है निश्चित। क्या होता है मेरे प्रिय साथियों? निश्चित या नियम, निश्चित या नियम ऑप्शन ए का अर्थ होता है। ऑप्शन सी है हमारा नियत। क्या है दोस्तों? नियत। इस शब्द का अर्थ होता है किसी जाति के लोग, किसी जाति के लोग। और जो ऑप्शन डी है दिल, इस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए हमारी ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों? गलत हो जाएंगे। और ऑप्शन बी क्या होगा हमारा आंसर? हम सभी को अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए। मतलब इस वाक्य में कौन सा शब्द आएगा? ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी में दे रखा है नियत, जिसका अर्थ होता है इरादा। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। प्रश्न है हमारा, निम्न में से भूमिजा किसका पर्यायवाची शब्द है? क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों? निम्न में से भूमिजा शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? आपके ये सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन को आपके लिए देखकर बताना है भूमिजा किसका पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन ए है हमारा सरस्वती, ऑप्शन बी है सीता, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है लक्ष्मी। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? भूमिजा किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए दोस्तों जल्दी। इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी सीता। जो भूमिजा शब्द है वो सीता शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, मूक फिल्मों से सवाक फिल्मों तक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों? मूक फिल्मों से सवाक फिल्मों तक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कहानी, ऑप्शन बी रेखा चित्र, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी फीचर। आपके लिए बताना है इस साहित्य की कौन सी विधा होगी। बताइए दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का आंसर?
आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से देखिए इन्हें। तो दोस्तों मूक फिल्मों से सवाक फिल्मों तक पाठ साहित्य की विधा है वो है निबंध। कौन सी विधा है? निबंध। मूक फिल्मों से सवाक फिल्मों तक पाठ साहित्य की निबंध विधा है। और इसके जो लेखक हैं, इस निबंध के जो लेखक हैं वो हैं अमृतलाल नागर। कौन है इसके लेखक? अमृतलाल नागर। और ये एक निबंध है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके लिए बात समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं इसी के साथ दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मेरे प्रिय साथियों, पश्चिमी हिंदी का अपभ्रंश किससे हुआ है? क्या प्रश्न है दोस्तों हमारा? पश्चिमी हिंदी का अपभ्रंश किससे हुआ है? आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपके लिए इन ऑप्शंस को ध्यान से पढ़कर बताना है कि पश्चिमी हिंदी का अपभ्रंश किससे हुआ है। ऑप्शन ए है हमारा ब्राचड़, ऑप्शन बी है सौरसेनी, ऑप्शन सी है मागधी, ऑप्शन डी है पैसाची। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, कौन सा विकल्प होगा सही? और जो विकल्प सही होगा वो आपके लिए दिला देगा पूरे 2 मार्क्स। बताइए दोस्तों। यहाँ पर गलती कर दीजिए, कोई बात नहीं है, ये तो आपकी प्रैक्टिस चल रही है, पर एग्जाम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा सौरसेनी। जो पश्चिमी हिंदी का अपभ्रंश सौरसेनी से हुआ है। कहां से हुआ है दोस्तों, या किससे हुआ है? सौरसेनी से। पश्चिमी हिंदी का अपभ्रंश सौरसेनी से हुआ है। और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी सौरसेनी। बढ़ते हैं दोस्तों सी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मेरे प्रिय साथियों, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। आपके लिए इन ऑप्शंस को देखकर बताना है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इन्हें देखकर बताइए इस कहानी के लेखक कौन है, इस कहानी को किसने लिखा है। आपका ऑप्शन ए है किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी है भगवान दास। आपके लिए बताना है किसने यह कहानी लिखी है, इस कहानी के रचयिता या लेखक कौन है। तो दोस्तों उसने कहा था कहानी के लेखक हैं वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिन्होंने सन 1915 में इस कहानी को लिखा था। सन 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उसने कहा था कहानी को लिखा था। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिन्होंने सन 1915 में इस कहानी को लिखा था। बढ़ते हैं दोस्तों सी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मेरे देश के होने वाले जाबाज सिपाहियों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपके लिए इन ऑप्शंस को ध्यान से देखकर बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए है वाक्य, क्या वाक्य भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ऑप्शन बी है शब्द, क्या शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ऑप्शन सी है पद, क्या पद भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन डी है वर्ण, क्या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन होगा राइट। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा वर्ण, ऑप्शन डी। क्या होगा दोस्तों, वर्ण। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। वर्ण क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। वर्ण, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है कौन, वर्ण। बढ़ते हैं दोस्तों सी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मेरे प्रिय साथियों, भवदीय शब्द में प्रत्यय है। आपके लिए बताना है भवदीय शब्द में
कौन सा प्रत्यय होगा। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आपके लिए इन ऑप्शंस को ध्यान से देखकर बताना है भवदीय शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा या होता है। बताइए दोस्तों। चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। ये दोनों प्रत्यय होते ही नहीं हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वो मूल शब्द के लास्ट में होते हैं। हमेशा प्रत्यय कहाँ पर लगे होते हैं? मूल शब्द के लास्ट में लगे होते हैं, और जो शुरुआत में लगे होते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब आपको यहाँ पर प्रत्यय देखना है मूल शब्द के लास्ट पर आपको देखना है वो प्रत्यय लास्ट में, मूल शब्द के लास्ट में आपको क्या देखना है? प्रत्यय। ये दोनों कोई प्रत्यय नहीं होते हैं। अब आपके लिए बताना है भवदीय शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। बताइए दोस्तों जल्दी। अब तो मैंने आपकी हेल्प कर दी, बहुत ही आसान कर दिया इस प्रश्न को। तो दोस्तों जो भवदीय शब्द में प्रत्यय होता है वो होता है ये। क्या होता है? ये। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन बी, भवदीय शब्द में प्रत्यय होगा ये। क्या होगा? ये। भवदीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा? ये। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, घनश्याम में कौन सा समास है? आपके लिए बताना है कि घनश्याम में कौन सा समास होगा। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपके लिए एक ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा या घनश्याम में कौन सा समास होगा। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो घनश्याम में समास होता है वो होता है बहुव्रीहि समास। घनश्याम में कौन सा समास होगा दोस्तों? घनश्याम में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे, घनश्याम का समास विग्रह करने पर निकलेगा घन के समान श्याम। घन के समान श्याम अर्थात श्री कृष्ण, या घन सा श्याम है जो, घन सा श्याम है जो, अर्थात श्री कृष्ण। समास विग्रह करने पर क्या निकलेगा मेरे प्रिय मित्रों? घन के समान श्याम अर्थात श्री कृष्ण, या घन सा श्याम है जो अर्थात श्री कृष्ण। बात एक ही है। जब हम घनश्याम का समास विग्रह करते हैं तब क्या निकलती है? ये और ये। घन के समान श्याम अर्थात श्री कृष्ण। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। और हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। और ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। प्रश्न क्या है हमारा? हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है? क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों? हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपके लिए इन ऑप्शंस को ध्यान से पढ़कर बताना है कि इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए है हमारा हिंदी भाषा अध्ययनशाला। ऑप्शन बी है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। ऑप्शन सी है हिंदी भाषा प्रवर्तक संस्थान। ऑप्शन डी है हमारा केंद्रीय हिंदी विकास संस्थान। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा, उत्तर होगा, वो होगा केंद्रीय हिंदी निदेशालय। जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है उसे हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, जिसकी तुलना ना की जा सके उस वाक्यांश के लिए आपके लिए एक शब्द बताना है। जिसकी तुलना ना की जा सके
वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं तुलनीय, ऑप्शन बी है तुल्य, ऑप्शन सी है अतुल्य और ऑप्शन डी है अंतुल्य। बताइए दोस्तों इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है दोस्तों हमारा तुलनीय, जिसका अर्थ होता है जिसकी तुलना की जा सके, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत। जिसकी तुलना की जा सके, जिसकी तुलना की जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तुलनीय। पर हमारा वाक्यांश क्या है, प्रश्न क्या है, जिसकी तुलना ना की जा सके। इसमें तो तुलना की जा सकती है, जिसके लिए एक शब्द क्या होगा, तुलनीय, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत। ऑप्शन बी है तुल्य। तुल्य शब्द का जो अर्थ होता है, जो किसी की तुलना में, किसी की तुलना में समान हो, जो किसी की तुलना में समान हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, वो होगा तुल्य। पर हमारा प्रश्न क्या है मेरे प्रिय साथियों, जिसकी तुलना ना की जा सके, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत। ऑप्शन सी है अतुलनीय, और इस शब्द का अर्थ होता है जिसकी तुलना ना की जा सके। जिसकी तुलना ना की जा सके, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अतुलनीय, और यही क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न का आंसर, अतुलनीय। जिसकी तुलना ना की जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अतुलनीय, ऑप्शन सी, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों सी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ, बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आपके सामने ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपके लिए इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है कपाट, ऑप्शन बी है कोठी, ऑप्शन सी है कोठार, ऑप्शन डी है कुष्ठ। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो दोस्तों जो हमारा कपाट है, कुठार है, कुष्ठ है, ये तीनों शब्द हमारे क्या है, तत्सम। क्या है दोस्तों, तत्सम। ये हमारे तत्सम शब्द हैं। कपाट भी तत्सम है, कुठार भी तत्सम है, कुष्ठ भी तत्सम है। हमारा एक ही ऑप्शन रह जाता है, ऑप्शन बी कोठी, यही हमारा तत्सम नहीं है। ये हमारा कौन सा शब्द है, तद्भव। ये हमारा तद्भव है, ये शब्द हमारा तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है वो होता है कोष्ठ का। क्या होता है मेरे प्रिय साथियों, कोष्ठ का इसका तत्सम रूप या तत्सम शब्द होता है। और ये कोठी है वो हमारा क्या है, तद्भव शब्द है। जो हमारा कपाट है वो तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा, तद्भव शब्द होगा, वो होगा किवाड़। क्या होगा मेरे प्रिय साथियों, किवाड़। और कुठार शब्द का तद्भव होगा कुल्हाड़ा, और कुष्ठ का होगा तत्सम वो तद्भव शब्द कोड़। क्या हो जाएगा, कोड़। ये हमारा तत्सम है, ये भी तत्सम शब्द है, ये भी तत्सम शब्द है। पर ऑप्शन बी कोटि हमारा तत्सम नहीं है, ये क्या है, तद्भव है। इसका जो तत्सम रूप होगा वो होगा कोष्ठ का। क्या होगा मेरे प्रिय साथियों, कोष्ठ का। और यही हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। उम्मीद करता हूं आपके लिए बात जरूर समझ आ गई होगी, बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण है। इन ऑप्शन में से बताना है कौन सा शब्द ऐसा है जो स्वर संधि का उदाहरण है। बताइए दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। ऑप्शन ए है सदैव, ऑप्शन बी है यशोदा, ऑप्शन सी है जगदीश, ऑप्शन डी है सन्मास। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन ए सदैव। क्या होगा, सदैव। जब हम सदैव को तोड़ेंगे तब निकलेगा हमारा सदा प्लस एब, और ये हो गई हमारी वृद्धि संधि। कौन सी संधि होगी दोस्तों, वृद्धि संधि। और जो वृद्धि संधि है वो हमारा किसका भेद है या किसका उपभाग है, स्वर संधि का।
स्वर संधि का उपभाग या भेद है वृद्धि संधि, इसलिए सदैव क्या हो जाएगा, स्वर संधि का उदाहरण। सदैव क्या हो जाएगा, स्वर संधि का उदाहरण। और यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन बी भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी है यशोदा। यशोदा को हम जब तोड़ेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे, तब इसमें निकलेगा यशा प्लस दा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि, क्योंकि इसमें क्या आ गई, विसर्गों का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी है जगदीश। क्या है दोस्तों, जगदीश। जब जगदीश का संधि विच्छेद करेंगे तब जगत अलग हो जाएगा और ईश अलग हो जाएगा, ईश अलग हो जाएगा। और इसमें जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी दोस्तों, व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। और षण्मास को तोड़ेंगे तब इसमें जो पहला शब्द आएगा सट, दूसरा क्या आ जाएगा, मास। या षण्मास का संधि विच्छेद करने पर जो हमें शब्द प्राप्त होगा सट प्लस मास। और इसमें भी कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। दोस्तों व्यंजन संधि को एक और नाम से जानते हैं, हल संधि। किस नाम से जानते हैं, हल संधि, क्योंकि इन संधियों में हलंत आते हैं, इसलिए इसे हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इनमें कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। इसमें विसर्गों का यूज हुआ है, इसलिए ये विसर्ग संधि। हमारा एक ही ऑप्शन रह जाता है सदैव। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि, जो कि स्वर संधि का भेद है। और हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण क्या है, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है या संकल्प में उपसर्ग है। आपके लिए बताना है इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखकर कि संकल्प में कौन सा उपसर्ग है। बताइए दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। ऑप्शन ए है सम, ऑप्शन बी है सन, ऑप्शन सी है हलंत के साथ सम, ऑप्शन डी है हलंत के साथ सन। बताइए दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, बताइए जल्दी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हलंत के साथ सम। संकल्प में कौन सा उपसर्ग होगा, सम। इसमें जो उपसर्ग होगा वो होगा सम। और इसमें जो मूल शब्द होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, कल्प, जिसका अर्थ होता है विधि। कल्प का अर्थ क्या होता है, विधि। कल्प हमारा क्या है दोस्तों, मूल शब्द। और जो हमारा सम है वो हमारा क्या होगा दोस्तों, उपसर्ग। क्योंकि जो उपसर्ग होते हैं वो हमारे मूल शब्द के हमेशा आगे प्रयोग किए जाते हैं या उपयोग किए जाते हैं। बात एक ही है दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सम। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगला प्रश्न है दोस्तों, बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो गया था। इसमें जो रेखांकित शब्द है उसका आपके लिए बहुवचन बताना है। इसका बहुवचन क्या होगा, नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है नदियां, ऑप्शन बी है नदियों, ऑप्शन सी है नदियों, ऑप्शन डी है नदियां। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। प्रश्न क्या है हमारा, बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो गया था। रेखांकित शब्द में या शब्द का आपके लिए बहुवचन बताना है। इसका दोस्तों जो बहुवचन होगा वो होगा नदियों। क्या होगा दोस्तों, नदियों। इसका जो दोस्तों बहुवचन है वो नदियां भी हो जाएगा। नदी का नदियां भी बहुवचन हो जाएगा। पर जो वाक्य है इसमें सेंस लाने के लिए, भाव लाने के लिए इसमें जो बहुवचन का उपयोग होगा वो होगा नदियों। आप इसे एक बार पढ़िए, बारिश के कारण नदियों का बहाव तेज हो गया था। इसलिए हमारा बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर क्या होगा,
करेक्ट होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन ए क्या है हमारा, नदियां। अब इसे आप भर के देखिए, बहुवचन के रूप में, बारिश के कारण नदियां का बहाव तेज हो गया था। इसमें सेंस नहीं बनना, इसलिए ऑप्शन गलत होगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। वैसे नदी का ये भी बहुवचन होता है, पर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा हमारा आंसर होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। करियर टीम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।